Hello my dear kids, welcome back. This is Chetan sir. This is my channel Physics Indian Professor. So today I am going to start episode 3 of my first chapter, Electric Charges and Fields. So I am going to make a checklist of 6 points. Out of these 6 points, you are able to reduce any kind of confusion that will be going to complicate you in this chapter. So कोई भी चीज आपको ऐसी जो आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ाए वो भी इस चैप्टर से ये 6 पॉइंट्स आपके वो सारे कॉम्प्लिकेशंस या कंफ्यूजन दूर करेंगे। और ये जो 6 पॉइंट्स है चेकलिस्ट के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त या डेरिवेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए ये सारी चीज यूज होंगे। और इवन दो यू कैन इजीली कनेक्ट ऑल द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर विद दीज 6 पॉइंट्स, I can challenge you. Okay? तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग चेकलिस्ट बनाएंगे, फिर उसी फ्रेम पे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है? सो विल स्टार्ट वन बाय वन। सो वी आर एट द फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड fields. So this is first chapter और हमें यहाँ पे एक राइट हैंड साइड पे मार्जिन बनाना है जिसमें मैं एपिसोड 3 को फर्स्ट तो हेडिंग डालूंगा और एपिसोड 3 के जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट का पॉइंट्स है, चेकलिस्ट पॉइंट, वी विल सी पॉइंट्स वन बाय वन। So first point, electrical interaction between two bodies. So electrical interaction between two bodies. So the second point will be electronic theory of electrification. Third point, types of substances is determined through flow of charges. Okay. Fourth one, methods of electrification. Methods of electrification. And fifth one जो है आपका है effect on mass of a charging body. सिक्स्थ पॉइंट जो है यहाँ पे बैठेगा या नहीं, चलो देख लेते हैं। फ्री एंड bound charges, free and bound charges, comma, electric polarization and skin effect. ठीक है? तो ये सारे जो है 6 पॉइंट्स हैं, तो इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है? तो क्लियरली हम सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहला वाला जो पॉइंट है इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन है दो बॉडीज के बीच में, ये कैसा होता है? तो पहला वाला से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल
interaction between two bodies. Okay, तो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं पॉइंट्स में बनाते जाऊंगा. सो द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस इज डन इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है? पहला पॉइंट है वो जो क्या है, व्हेन टू अनचार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, देयर विल बी no force of attraction or no force of repulsion. मतलब no force existed between two uncharged bodies. ये आपका पहला पॉइंट है. तो कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने दो अनचार्ज बॉडीज लिए और दोनों को नजदीक लेके आया, जो कि बहुत ही नजदीक, एट डिस्टेंस d समझ लो. तो इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है. रीजन क्या है? क्योंकि दोनों के दोनों बॉडीज अनचार्ज बॉडीज हैं. मतलब सीधी भाषा में समझाऊं तो दोनों बॉडीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ठीक, तो जब दोनों बॉडीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ना कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा ना कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा. ना तो दोनों बॉडीज पॉजिटिवली चार्ज होंगे ना तो दोनों बॉडीज नेगेटिवली चार्ज होंगे. तो कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये आपका पहला एक्सप्लेनेशन पॉइंट है किसका? इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज का. अभी इसमें दूसरा वाला क्या हो सकता है? सो व्हेन two charged bodies are brought in contact with each other, there will be existence of force of interaction. What type of force? Electrical force of interaction. ठीक है, so electrical force is existed between two चार्ज बॉडीज. ठीक है, अभी ये है क्या, मैंने दो चार्ज बॉडीज लिए तो दोनों चार्ज बॉडीज के बीच में डिस्टेंस d रखा जो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सके, तो उतने डिस्टेंस पे मैंने रखा. तो हो क्या रहा है, इसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा है. ठीक है, तो सरल भाषा में समझाऊं, इफ टू बॉडीज आर चार्ज बॉडीज, बोथ विल गेट इंटरेक्टेड with what? With the electrical force. So what type of force it will be? It depends upon the nature of charges. Imagine that both bodies are having same nature of charges on it. Say for example, both are having positively charged bodies. There will be force of repulsion. Okay. Again, in next scenario, say for example, second scenario. So two bodies are charged with electrically negatively charged. So there again we are going to observe force of repulsion. ठीक, तो पहले वाले में मैंने लिया दोनों पॉजिटिवली चार्ज, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को मिला, और दूसरे वाले में मैंने लिया दोनों नेगेटिवली चार्ज, उसमें भी हमको क्या मिला? फोर्स ऑफ रिपल्शन. अभी मैं तीसरा सिनेरियो लेता हूं, एक वाला लेता हूं पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा वाला लेता हूं नेगेटिवली चार्ज. So at distance d, there will be a force of attraction in between two bodies. तो यहां पे हमको दो टाइप्स के फोर्स देखने के लिए मिल गए. तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस, अगर नेचर सेम रहा तो हमने क्या देखा? फोर्स ऑफ रिपल्शन देखा, और नेचर अपोजिट रहा तो हमने क्या देखा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सर आप कह रहे हो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केस में, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है. समझो सर, इस जगह मैंने पॉजिटिवली चार्ज लिया और इस जगह नेगेटिवली चार्ज लिया, तो तब क्या होगा? सेम केस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
So basically what we learned from this point, like charges repel each other and unlike charges attract each other. ये हमने ऑब्जर्व करा कहां पे, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज में। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां पे हमने दो अनचार्ज बॉडीज देखे और यहां पे हमने दो चार्ज बॉडीज देखे। तो अभी थर्ड पॉइंट मैं बनाता हूं जिसमें मैं लूंगा ए चार्ज बॉडी वर्सेस अनचार्ज बॉडी। What will happen here? Basically, we are going to observe again two things in this. Which one? At the third point. What is that one? The first one, we are going to observe that there will be a force of attraction. Force of attraction between charged body and uncharged body. Okay. तो ये जो चार्ज बॉडी है वो जब अनचार्ज बॉडी के नजदीक लाते हैं तो ये चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को इंस्टिगेट करता है। इंस्टिगेट करने के बाद ये जो अनचार्ज बॉडी है इसमें भी एक तरह का चार्ज जनरेट होता है, तो उसके द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे हमको देखने के लिए मिलता है। और उसके साथ साथ अगर एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी से आप इंटरेक्ट करवाए वहां पे हमको फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं देखने को मिलता। Try to understand my point. We can observe force of attraction, but we cannot observe force of repulsion between two bodies. Between two bodies. Okay. So देख लो यहाँ पे पहला हमको क्या मिला, फर्स्ट वी ऑब्जर्व फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडी, बट वी cannot observe force of repulsion. Okay, this is the third point. Now the fourth point. What is fourth point? Fourth point is, again I am going to take a charged body and uncharged body here, or else I am going to take two charged bodies. So two charged bodies में हमको two types of force देखने को मिलता है. What is that? One is force of attraction and the one is force of repulsion. If I take one uncharged body and another one charged body, again we see force of attraction but no force of repulsion. लेकिन हमको पता नहीं है इन दोनों सिनेरियो में, पहला वाला सिनेरियो था एक चार्ज बॉडी दूसरा अनचार्ज बॉडी क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा सिनेरियो क्या है, दो चार्ज बॉडीज हैं, दोनों अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। सी हियर मैं यहां पे डालता हूं फोर्थ पॉइंट हमारा। सो द फोर्थ पॉइंट इज चार्ज बॉडी वर्सेस अनचार्ज बॉडी। So attraction. Okay, charge body versus charge body, opposite nature. Again what? Attraction. But how we are going to differentiate between these two types of scenarios? एक तो charge versus uncharge, यहाँ पे हमको attraction को देखने के लिए मिला, और यहाँ पे charge versus charge but having opposite nature of charges on both the bodies. Again we are observing attraction. So we are here a bit confused. In both of the cases attraction हो रहा है, charge versus uncharge and charge versus charge but having opposite nature. In both of the cases we are observing force of attraction. So to get understand this, what we are going to do, if the two bodies are said to be electrically charged, there should be a sure test we should take. ये sure test होता क्या है? अगर एक चार्ज बॉडी ले रहे हैं हम और दूसरी चार्ज बॉडी ले रहे हैं, दोनों सेम नेचर के हों, तो वहां पे क्या होगा,
दोनों सेम नेचर, माने एक चार्ज बॉडी लिया, दूसरा चार्ज बॉडी लिया, दोनों का सेम नेचर है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, वरना ये नेगेटिव चार्ज ले लो, ये नेगेटिव चार्ज ले लो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम पहला वाला ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाए तो दोनों क्या हो गए, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गए। इट मीन्स दैट बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड और वी कैन कंक्लूड दैट टू बॉडीज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। तो हम इसको बोलेंगे श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग या श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। सो फोर्स ऑफ रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दोनों केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको पता नहीं है, जो सेकंड बंदा बाहर खड़ा है, इस सीन से बाहर खड़ा है और वो देख रहा है, दोनों केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहे हैं। तो दोनों केसेस में कौन सा वाला चार्ज बॉडी है और कौन सा वाला नहीं है, या दोनों चार्ज बॉडीज हैं, ये पता नहीं है सेकंड बंदे को। लेकिन जब फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है तो आप कह सकते हो कि दोनों बॉडीज चार्ज बॉडीज है। You're getting clearly what I'm trying to convey. By this 4 points, we came to conclude the electrical interaction between two bodies कैसे होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक theory of electrification. But before starting, we should know this point, electrification. So to explain this concept called electrification, I am going to take the help of electrical interaction between two bodies. So two bodies consideration I am going to make here to understand this phenomena. So consider two bodies. Okay. So two bodies, one is, say for example, this is amber and another one is fur, a piece of cloth like substance. Okay, so amber versus fur, when two bodies are rubbed with each other, there will be friction between two bodies. Okay, so one body will be going to lose electron, another body will be going to gain electron. So basically the body which is having more affinity regarding electron, that will be amber. Okay, more affinity towards electron will be amber, so that's why this body becomes negatively charged body. So more number of electrons will be going to settle on the surface of amber, and the body which is having less affinity towards electrons, that will be carrying positive charges on the surface of its body. So that is positively charged body, which is fur. Okay, so this is negatively charged body and this is positively charged body. So I have considered two objects. So I use this concept, one versus another. So I rubbed with each other. One has lost electrons to another body, another one is gained electrons. Okay, so this is having deficiency of electron, this is having excess amount of electrons. So basically we got two charged bodies, one is amber and the other one is fur. This is negatively charged body and this is positively charged body. So this phenomena is called as electrification. Now let me tell you or let me explain you this phenomena in a very technical manner. So basically what is electrification? Electrification is nothing but the phenomena or the phenomenon in which when two bodies are rubbed with each other, one body
acquires excess amount of electrons and another body acquires deficiency amount of electrons. So in the above case, if we see, we can see that the phenomena in which when the two bodies are rubbed with each other, one body acquired excess amount of electrons, that is amber. Okay, so here excess amount of electrons is acquired by amber. So this type of body is called as negatively charged body. Okay, this is negatively charged body. And another body acquires deficiency amount of electrons, that is positively charged body. So this type of body is called as positively charged body. So basically in this phenomena, two bodies when both are rubbed with each other, okay, this is amber and this is fur. When both are rubbed with each other, the fur will loses its electrons and these electrons will be gained by amber. Since this is having excess amount of electrons, this is called as negatively charged body, and then one will be positively charged body. So in this case we have one negatively charged body and the one positively charged body. So losing of electrons and gaining of electrons is nothing but the process, and this process is called as, what is electronic theory? We are going to explain this electronic theory of electrification later on, but basically what is electronic theory? So electronic theory, it is all concerned with the atom of the system or atom of the matter. Okay, so whenever you take as an example of charged body or uncharged body, you will take example as matter. Okay, matter is made up of n number of atoms. So n number of atoms are all of similar type, in particular matter. Out of n atoms, we are going to consider only a single atom example. If I am saying that single atom in this body is electrically neutral. What do you mean by electrically neutral? Say for example, this atom contains atomic number same, like 10 protons, okay, in the nucleus, and 10 electrons outside of the nucleus. So 10 proton cancels 10 electrons. So both will make up the system of single atom, and this single atom will be electrically neutral. There will be no disturbance in the magnitude of proton as well as electron, since both are equal. So we can say that the system of single atom is electrically neutral. If one atom is electrically neutral in the system, it means that it will be applicable to all of the n atoms. Okay. So this is the theory of electronic theory of atom. My dear kids, so let me continue this electronic theory of electrification. So basically हम जब कोई एक एटम के बारे में बात करते हैं, imagine that this is a single atom, okay, carrying one proton inside the nucleus.
and this is orbit. So inside this orbit, single electron is present. So one proton attracts one electrons, or there will be a Coulomb force or nuclear force in between. Okay, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हो. तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिंगल पॉजिटिव चार्ज और सिंगल नेगेटिव चार्ज के बीच में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज को इसी ऑर्बिट में पकड़ के रखेगा. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से जंप नहीं करेगा. तो अगर ये नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये एटम जो है, वन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अभी हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू टेक टू एटम्स एग्जाम्पल. व्हाई टू एटम्स? बिकॉज मैंने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं और दो जो हैं ये ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों नॉन मेटालिक हैं. नॉन मेटालिक objects. So when I rub these two objects, both are electrically charged. Both will get electrically charged. तो इसमें atoms रहेंगे तो इसमें भी atoms रहेंगे. ठीक है. इसमें जो atoms हैं, अगर मान के चलो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनेगा. अगर इसकी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कम है तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बनेगा. ठीक है. तो इसमें से एक एटम और इसमें से एक एटम को हम ले लेते हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ रब कर रहे हैं. और समझो ये पहले वाले बॉडी का एटम है और मैं यहां पे न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. न्यूक्लियस के बाहर दो ऑर्बिट्स मैंने ऐसे डाल लिए हैं. ठीक है. तो पहले वाले ऑर्बिट में, या पहले वाले ऑर्बिट में कहने के बजाय पहले वाले शेल में और दूसरे वाले शेल में, ये शेल वाला कंसेप्ट है क्या? बेसिकली ये जो शेल है ऑर्बिट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और ये शेल क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन कितने नंबर्स में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स इनसाइड द शेल. ठीक है. अगर मैं इस शेल्स को नंबर डालते जाऊं, इसको बोलूंगा समझो के शेल, दूसरे वाले को एल बोलूंगा, तीसरे वाले को एम बोलूंगा, चौथे वाले को एन बोलूंगा, ऐसे ही बोलते जाऊंगा. ठीक है. तो बहुत ज्यादा लेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा इस एग्जाम्पल का, इसलिए हम सिर्फ दो शेल्स से एग्जाम्पल को कंसिडरेशन में लेते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 2n² फॉर्मूला है. तो के शेल को हम लोग n इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं. तो के शेल में हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हुए मिलेंगे, k इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 डालेंगे, n स्क्वायर विल बी 1, 1 स्क्वायर विल बी 1, अगेन 1 2 2. फॉर l इट इज n इज इक्वल्स टू 2 मींस 2 स्क्वायर मींस 4, 4 into 2 8. तो l में कितने एग्जिस्ट करेंगे, 8. तो के शेल की कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो 2 है, l की 8 है. तो पहले वाले एटम्स में मैं क्या कर लेता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेता हूं. ठीक है. तो कह सकता हूं कि ये नियर टू न्यूक्लियस है तो ये ग्राउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. और ये स्टेबल, मतलब स्टेबल अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंडेड हैं. तो फ्री कौन से होंगे, ये जो बाहर का आपको शेल दिखाई दे रहा है इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो फ्री रहेंगे. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी. ओके. वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो आपको अलग से मुझे क्लास लेना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स समझाने के लिए. बट ये जो वैलेंसी वाला कंसेप्ट है इट विल बी बेस्ट एक्सप्लेन इन द केमिस्ट्री क्लासेस. ठीक है. तो चलो देख लेते हैं. अभी यहाँ पे हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिट कर सकते हैं. हियर वी हैव नाउ प्रेजेंटली 6. तो चलो यहाँ पे और 2 को ऐड कर लेता हूं. कितने हो गए, 6 हो गए. ठीक है. यहाँ पे तो 6 हो गए. और यहाँ पे मैंने और एक एटम एग्जांपल लेना है. सो दिस इज द फर्स्ट शेल विच इज कैरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. और दूसरा शेल जो है यहाँ पे मैं बना के चलता हूं कि ये सिर्फ
2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अभी देखो 4 प्रोटॉन्स आर इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम। मतलब ये जो एटम है इस बॉडी से कनेक्टेड है या इस बॉडी से कंसर्न्ड है, और ये जो एटम है इस बॉडी से कंसर्न्ड है। तो इसमें देखो कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 4, 4 + 4 8, मतलब 8 प्रोटॉन्स, 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इस तरह का क्या है, कॉम्पोजिशन है। तो ये एटम जो है इस बॉडी से जुड़ा हुआ है, ये एटम जो है इस बॉडी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे जब हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो मान के चलो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पे जंप करें, कहां पे, ये वाला एटम पे। तो ये जो था ये क्या था आपका, +4p प्लस -4e था, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अभी यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहां से छटक गए, तो बचे कितने, सिर्फ 2। -2e + 4p कितना हो गया, यहां पे +2p हो गया। चलो अच्छी तरह से लिख लेते हैं इसको, इक्वल्स टू कितना हो गया, +2p हो गया। मतलब इसमें सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्जेस एक्सेस हैं, और यहां पे क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो जो यहां से निकल गए थे वो यहां पे शिफ्ट कर गए। मतलब इसमें पहले 8 प्रोटॉन्स थे प्लस -8 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर यहां पे आके क्या कर गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स जुड़ गए, जो +8 -8 मिला के 0 बना रहे थे, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इस एटम को बना रहे थे। अभी 2 एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। सो द नेट चार्ज ऑफ दिस एटम इज -2e and the net charge of this atom is +2p। तो दोनों में हमको क्या फर्क नजर आया, ये बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया, और ये जो बॉडी है नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया। रीजन इज दिस वन, ठीक है। -2e जो है ये नेट चार्ज सिंगल एटम का है, तो n नंबर एटम्स का क्या होगा, समझो कि इसमें 20 एटम्स है, 20 इंटू -2e कितना हो गया, -40e electrons will be present in this negatively charged body। और समझो कि इसमें 30 एटम्स हैं, ठीक है। तो यहां पे कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, 2, मतलब 2 प्रोटॉन्स एक्सेस हैं, तो 2 इंटू 30 कितना हो गया, 60 प्लस 60p। तो ये पॉजिटिवली चार्ज +60 प्रोटॉन से है, ये नेगेटिवली चार्ज -40 इलेक्ट्रॉन से है। तो दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें आपको नेगेटिवली चार्ज बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैसे बनती है, एक बॉडी इलेक्ट्रिफाइड कैसे बनती है, हमने यहां पे सीखा। किसके द्वारा, एटम का डायग्राम डाल के, न्यूक्लियस को समझ के, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कैसे करते हैं, और ऑर्बिट के अंदर शेल्स होते हैं। शेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को फिट किया जाता है, कि अगर कैपेसिटी 8 की है तो 8 फिट कर सकते हो, 8 से ज्यादा नहीं फिट कर सकते हो। तो फॉर्मूला हमने यूज करा 2n²। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिसाइडेड इनटू द शेल विद दिस फॉर्मूला 2n²। सो k शेल, l शेल, m शेल, n शेल, ऐसे बहुत सारे शेल्स होते हैं ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम ट्राई किया आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस इज डिटरमाइंड थ्रू फ्लो ऑफ चार्जेस। ये क्या चीज है, इसमें कितने टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को हम स्टडी करते हैं। बेसिकली हम जब स्टेट सिलेबस पढ़ा करते थे उसमें होते थे कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ये 4 चीजें पढ़ते थे। लेकिन आज का जो सीबीएसई पैटर्न सिलेबस है उसमें हम सिर्फ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पढ़ते हैं, और सुपर कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स इसमें नहीं दिया गया। लेकिन सेमीकंडक्टर्स का आपको 14 चैप्टर पे पूरा डिटेल में स्टडी मिलेगा। तो हम लोग सिर्फ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, द थर्ड पॉइंट इज टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस इज डिटरमाइंड थ्रू फ्लो ऑफ चार्जेस। व्हेन चार्जेस विल बी इन मोशन, ओके। सो चार्जेस जब मोशन में रहेंगे
तो हम कह सकते हैं कि चार्जेस क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लो कैसे करेंगे? तो चार्जेस को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक मीडियम चाहिए। ठीक है, वो मीडियम क्या हो सकता है? कोई सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस सब्सटेंस से चार्जेस वन पॉइंट से अनदर पॉइंट को रीच करें और ये सब्सटेंस उन चार्जेस को अपने बॉडी के द्वारा अलो करें फ्लो करने के लिए, वो भी वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि इस सब्सटेंस को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। और वो सब्सटेंस क्या होता है? अभी देखो, हो सकता है कि एक सब्सटेंस मैं लूं और इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाए, तो उस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो मैंने दो सब्सटेंसेस ले रहा हूं एग्जांपल के लिए। सो दिस इज सब्सटेंस 1 एंड दिस इज सब्सटेंस 2. ओके, सो इन दिस excess amount of charges are moving from initial point to final point. Okay, in this very less amount of charges are moving. Okay, सो यहां पे भी इनिशियल पॉइंट है, यहां पे भी फाइनल पॉइंट है। तो सब्सटेंस 1 में जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस मूव कर रहे हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे, तो ये एक टाइप का सब्सटेंस बन गया। और सब्सटेंस 2 में वेरी लेस अमाउंट ऑफ चार्जेस मूव कर रहे हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, तो ये एक टाइप ऑफ सब्सटेंस बन गया। जो सब्सटेंस एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस को अपने बॉडी के द्वारा पास करने के लिए अलो करता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, और जो सब्सटेंस वेरी लेस अमाउंट ऑफ चार्जेस को अलो करता है अपने बॉडी के द्वारा फ्लो करने के लिए, और एल्स कंप्लीटली जीरो अलो करता है, तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर जो है क्या है? कंडक्टर इज नथिंग बट अ बॉडी दैट अलोज electric charges to flow in excess amount through it is called as conductor. ठीक है, तो कंडक्टर को हमने डिफाइन कर दिया। तो कंडक्टर को क्या बोला? कंडक्टर इज नथिंग बट ए बॉडी और सब्सटेंस that allows electric charges to flow through it in excess amount. That is called कंडक्टर। ठीक है, और दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर। सो एग्जाम्पल्स कौन से होंगे? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ व्हाट? सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लो ऑफ चार्जेस, ओके, सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज टेकिंग प्लेस, ओके, फ्लो ऑफ चार्जेस इज टेकिंग प्लेस थ्रू दिस कंडक्टर, सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, फिर बाद में ह्यूमन बॉडी ले लो, एनिमल बॉडी ले लो, एसिड ले लो, या अर्थ ले लो। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, सो जैसे सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, एसिड, अर्थ एक्सेट्रा, सो मेनी बॉडीज आर देयर। These are called as good conductor of electricity. Means these substances will allow sufficient amount of
electric charges to means these substances will allow sufficient amount of electric charges to flow through it. मतलब सारे जो substances है ये बहुत ज्यादा amount of electric charges को allow करते हैं to flow through. तो कंडक्टर्स हमने देख लिया, अभी हम इंसुलेटर्स को देख लेते हैं. सो इंसुलेटर्स क्या है? These are the substances that does not allow, ठीक है, that does not allow electric charges to flow through it. तो देखो इन एक्सेस अमाउंट और एक्सेस अमाउंट नहीं, बस इतना काफी है. दीज आर द सब्सटेंसेस दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट. अभी देखो कंडक्टर्स के केस में क्या होता था. जब आपने किसी कंडक्टिंग बॉडी से, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग बॉडी से आपने चार्ज दिया, समझो यहां पे आपने दिया, तो जब यहां पे आप चार्ज दे रहे हो तो सारे चार्जेस क्या होते थे, पास करके यहां तक रीच कर जाते थे. मींस द चार्जेस विल बी गोइंग टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. बट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स व्हाट विल हैपन, यू नो, व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द चार्जेस, से फॉर एग्जांपल, ओके, मैंने नेगेटिवली चार्जेस यहां पे इस पॉइंट पे दिया, और ये क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है, या वो वाला क्या था, ये कंडक्टर था, तो ये अलो कर रहा था फ्लो ऑफ चार्जेस को. इंसुलेटर के केस में क्या होता है, व्हेन यू गिव दीज चार्जेस एट दिस पॉइंट, ऑल द चार्जेस विल बी गोइंग टू स्टिक एट दिस पॉइंट ओनली. सो द चार्जेस विल नॉट बी गोइंग टू फ्लो फ्रॉम दिस पॉइंट टू अनदर पॉइंट वेरेवर इट मे बी. सो ऑल विल बी गोइंग टू स्टे एट दिस सिंगल पॉइंट. तो सारे के सारे चार्जेस जो रहेंगे वो इसी सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है, वहीं पे वो स्टिक हो जाएंगे. तो इस टाइप के बॉडीज को या इस टाइप के सब्सटेंस को हम कहेंगे इंसुलेटर, ठीक है. तो इंसुलेटर्स में एग्जांपल्स कौन से हैं, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे. पेपर ले लो, ठीक है, या आप ग्लास ले लो, या आप रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो, फाइन, और एल्स यू कैन टेक nylon, porcelain, or else you can take PVC, polyvinyl chloride, ठीक है. और बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स हैं, एंड दीज विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट. तो हम इसको बोलते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है. तो हमने 3 पॉइंट्स चेकलिस्ट के कंप्लीट कर लिए. सो टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को हमने 2 हिस्सों में बांटा, वो भी फ्लो ऑफ चार्जेस पे. जिस सब्सटेंसेस पे इलेक्ट्रिसिटी को अलो करता है तो हमने उसको बोला कंडक्टर्स. तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी को अलो किया, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी थी या करंट इलेक्ट्रिसिटी थी. और ये जो सब्सटेंस है इस पे हमने जब चार्जेस को दिया तो वो चार्जेस को उसने पकड़ के रखा, और इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है. तो ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो इंसुलेटर्स पे यूज होती है, और जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का हो या करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो वो कंडक्टर्स में यूज होती है. वी शुड नो दिस थिंग वेरी मच क्लियरली. तो तीसरा पॉइंट भी खत्म हो गया. अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. ये मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? बेसिकली दीज आर three methods of charging a body. Yeah, a body is getting electrified with 3 methods. कौन से वो 3 methods हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, पहला वाला मेथड, फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन, फिर तीसरा वाला चार्जिंग बाय इंडक्शन. फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, थर्ड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. ओके, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन.
So my dear students, methods of electrification, these are 3. So 4th point मैं start कर रहा हूँ, methods of electrification. Okay, बहुत ही सिंपल तरीके में बोलूंगा मैं इसको, इसका डिफिकल्ट वे नहीं देखूंगा. Very simple way we should use to get understand the methods of electrification. Okay, so first method is charging by friction. Okay, and the second method is charging by conduction. ठीक है. So the third method is charging by इंडक्शन. तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं. एक है आपका फ्रिक्शन, दूसरा है आपका कंडक्शन, तीसरा है आपका इंडक्शन. ठीक है. तो फ्रिक्शन में जो है वहां पे आपको 2 नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे और दोनों के दोनों अनचार्ज बॉडीज रहते हैं. ये हमको समझना होगा. और कंडक्शन में जो है एक आपके पास चार्ज बॉडी रहेगी, दूसरी अनचार्ज बॉडी रहेगी. ठीक है. और तीसरे में इंडक्शन में भी सेम केस, एक चार्ज बॉडी, दूसरा अनचार्ज बॉडी. तो एक के बाद एक हम लोग देख लेते हैं. और तीनों का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ 3 मेथड्स? चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रीफाई करना बॉडी को. ठीक है. तो देख लेते हैं. तो पहला वाला लेते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम क्या कर लेते हैं, एक लेते हैं ग्लास रॉड. ठीक है. और वर्सेस क्या, ग्लास रॉड वर्सेस सिल्क क्लॉथ. ठीक है. 2 सब्सटेंसेस लिए और दोनों को हमने घसना शुरू किया. ठीक है. तो उससे क्या होगा, उससे एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनेगा और दूसरा बॉडी बनेगा नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक. सो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर एक बॉडी पॉजिटिव ही क्यों बनता है और दूसरा बॉडी, यही बॉडी पॉजिटिव क्यों बनता है, दूसरा बॉडी जो है वही क्यों नेगेटिव बनता है? सो इट डिपेंड्स अपॉन द एफिनिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. जो भी सब्सटेंस रहेगा उसकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन्स की अगर ज्यादा हो तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनेगी. और एक सब्सटेंस है, उसकी एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगर कम होगी वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनेगी. जो ज्यादा रहेगी वो गेन करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, और जो कम रहेगी वो लूज करेगी. ठीक है. तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है? व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन टू द सिल्क क्लॉथ. मतलब इसके जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या एक्सेस अमाउंट कहने से बेहतर है इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके एटम्स के, मींस जो ग्लास रॉड है उसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं और वो जो एटम्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दोज विल गेट मूव फ्रॉम द ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ. सो जो सिल्क क्लॉथ की जो एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत ज्यादा है. तो सो इलेक्ट्रॉन सारे किधर मूव करेंगे? सिल्क क्लॉथ पे. तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनेगा और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनेगा. ओके. तो हमने यहाँ पे बेसिक क्या किया, दोनों के बीच में फ्रिक्शन किया. ठीक है. जब फ्रिक्शन किया तो एक बन गया नेगेटिवली चार्ज, दूसरा बन गया पॉजिटिवली चार्ज. लेकिन दोनों पे कौन सा वाला इलेक्ट्रिसिटी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है. या इसके दूसरे शब्दों में कह सकते हो frictional electricity. Either you can use this term called static or frictional electricity, because the electricity produced on the silk cloth or glass rod, it is due to friction. So we can say that now the positively charged body as well as negatively charged body, it is charged due to friction, between 2 substances. ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ लिया, आप एमोनाइट रॉड और फर ले सकते हो. ठीक है. या प्लास्टिक रॉड, वूल ले सकते हो, बहुत सारी चीजें ले सकते हो. एम्बर वर्सेस फर ले सकते हो. तो उसमें भी आपको इसी तरह के क्या मिलेगी?
इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमने समझ लिया। अभी हम चलते हैं से हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, कंडक्शन का मतलब होता है फिजिकल कांटेक्ट। जैसे कि आज कोरोना टाइम में अगर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नेगेटिव पेशेंट को छू ले तो उस कांटेक्ट के द्वारा क्या आता है? कोरोना आता है। तो सेम थिंग व्हेन अ चार्ज बॉडी, ठीक है, एक चार्ज बॉडी है, समझ के चलो इसमें कितने, एक 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये कांटेक्ट में आता है किसके? अनचार्ज बॉडी। सो दिस इज चार्ज बॉडी एंड दिस इज अनचार्ज्ड बॉडी। सो अनचार्ज बॉडी कंटेन्स +20 positive charges, so negative electrons will be 20. So ये जो अनचार्ज बॉडी है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। So when both bodies are brought in contact with each other, so definitely a charged body will be going to lose some of its charges। ठीक है, तो कुछ चार्जेस उसमें से वो लूज करेगा। तो लूज करने के लिए जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्जेस इस बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चले जाएं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं। वो कन्वेंशन क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी को मूव कर सकते हैं। मतलब इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्जेस हम खो रहे हैं मतलब क्या? इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम लूज कर रहे हैं। अगर हम लूज कर रहे हैं, अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्जेस आके इसमें अटैच होंगे। समझो कि इससे 5 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स छूट रहे हैं। छूटने के बाद ये मैंने 5 रिड्यूस कर दिए। ठीक है, बचे कितने इसमें से? +6 पॉजिटिव चार्ज आफ्टर गेटिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो नेट चार्ज इसमें बच गया कितना? +6p चार्ज बॉडी में। ठीक, और ये जो अनचार्ज था इसमें कितने घट गए? 5, मतलब बचे कितने? 15, सॉरी प्रोटॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं तो ये 15 इलेक्ट्रॉन्स 15 प्रोटॉन्स को कैंसिल करेंगे और एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स कितने बचेंगे? 20 - 15 विल बी +5। तो ये क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया, मतलब ये भी चार्ज बॉडी बन गया। तो दोनों क्या बन गए? आफ्टर गेटिंग कॉन्टैक्ट विद ईच अदर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ही बनते हैं आफ्टर गेटिंग कॉन्टैक्ट? क्या नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन सकते हैं सर? क्यों नहीं बन सकते? आई विल गिव वन अनदर एग्जांपल। सो आई एम टेकिंग अ चार्ज बॉडी हैविंग negative charges over it. So this is containing 10 electrons and here is the another charge body containing, say for example, 15 protons as well as 15 electrons. So this is charged body and this is uncharged body. When these two bodies are brought in contact with each other, so imagine that there are some electrons will be lost from this negatively charged body. Say for example the number is 4. तो इसमें जब 4 इलेक्ट्रॉन्स जाके ऐड करेंगे तो इस पे क्या होगा? एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जुड़ेंगे? 4। और इसमें से कितने घट गए? 4। तो बचे कितने? -6। तो दोनों क्या है? दोनों नेगेटिवली चार्ज बॉडीज हैं। एक ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खोया और एक ने गेन करा, लेकिन दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिवली चार्ज बॉडीज है। तो पहले एक अनचार्ज बॉडी थी और दूसरी चार्ज बॉडी थी दोनों केसेस में। लेकिन हुआ क्या? आफ्टर गेटिंग कॉन्टैक्ट बोथ हैज बिकेम चार्ज्ड इन बोथ ऑफ द सिनेरियोज। ऊपर वाले सिनेरियो में भी, जो कि पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल है, इसमें भी एक अनचार्ज बॉडी थी, वो भी चार्ज बॉडी बन गई, और यहाँ पे भी जो अनचार्ज बॉडी थी वो भी चार्ज बॉडी बन गई। तो ये क्या था? चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, राइट? सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस I'm going to
explain the third method of charging by induction. So charging by induction है, charging by induction बोलते हैं इसको, charging by induction. So basically what is induction? Induction होता क्या है? One body influences another body, but without physical contact. तो कोई फिजिकल कांटेक्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है. तो विदाउट फिजिकल कांटेक्ट हम क्या कर रहे हैं? एक बॉडी से दूसरे बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो बच्चों ये मेथड का खासियत क्या है पता है? But this method you can explain effect on a mass of a charging body as well as free and bounded charges, electric polarization और skin effect. ये सारे कंसेप्ट इस मेथड से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो इसलिए मैंने 5th और 6th को इसके नीचे रखा ताकि ये वाला चार्जिंग मेथड यूज करके मैं बाकी के कंसेप्ट्स को भी समझा पाऊं. तो इसके लिए मैं 2 एग्जांपल लूंगा. पहले तो 2 एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करूंगा ढंग से, फिर एक एग्जांपल को रख के दूसरे सारे कंसेप्ट्स को एक्सप्लेनेशन करते जाऊंगा. ठीक है? सो सी हियर, पहला वाला एग्जांपल होगा चार्ज बॉडी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज which is bringing near to the uncharged body. Okay, and the second example is a charged body which is carrying negatively charged brought near to the uncharged body. तो 2 एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं. दोनों चार्ज बॉडी, मतलब दोनों एग्जांपल्स में एक चार्ज बॉडी है और दूसरा अनचार्ज बॉडी है. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है अनचार्ज बॉडी के साथ नियर में लाके ये अनचार्ज बॉडी को इन्फ्लुएंस करना है ताकि ये चार्ज बॉडी बने. और दूसरे केस में या दूसरे एग्जांपल में क्या कर रहा हूं? फर्स्ट चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन नियर टू द अनचार्ज बॉडी. दिस चार्ज बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड. So when this body brought near to this body, the uncharged body will get influenced with the charged body and this will get charged, right? तो देखते हैं कैसे. So एग्जाम्पल ए वाला ले लिया मैंने और यहां पे मैंने किया a positively charged body brought near to the uncharged body. We are not done any physical contact. No physical contact. Okay. In the first example. So what happens here? Imagine that this is carrying plus 9 protons. 9 protons it is containing, since this is a charged body and this is uncharged body. Okay. So this is containing plus 20 protons as well as minus 20 electrons. Okay. So when this positively charged body brought near to the uncharged body, 9 electrons has shifted to the near end of this uncharged body. So the positive charges, 9 positive charges of this pair has settled to the far end of the uncharged body from the charged body. Okay, यहाँ पे कितने settle हो गए? At this end, at this far end, 9 positive charges we are seeing. If I make another thing, right? So there will be reverse flow of the electrons. How many number of electrons? Say for example, if 9 positive charges have settled at the far end of this uncharged body, 9 electrons from the earth will be going to reverse flow to get integrated with this 9 positive charges. So after getting integrated, again here is the number of 20 protons as well as 20
electrons, but the excess amount of electrons are residing here. Okay, and I'm going to remove this earthing. Fine. So now the excess amount of electrons on this uncharged body is 9 electrons. Now this uncharged body, this body is not uncharged body. It is a charged body. If I remove this charged body, this uncharged body becomes charged body. But what type of negatively charged body? Because of what? Because of inducing of these electrons at the near end of the charged body. So what I made here, I have settled 9 electrons at the near end of the charged body. Now I remove the charged body. Because of the influence of this charged body, the electrons have settled at the near end to the charged body. So such type of influence is called as charging by induction. So this body got charged due to influence of the charged body. The uncharged body become charged body. So this is called as charging by induction. And I removed the earthing. Now this uncharged body became negatively charged. So I took an example of positively charged. Fine, this is over. I'll take an example of B. Okay, which one? A charged body having how many electrons? 10 electrons, say for example. And when this charged body brought near to the uncharged body, what will happen here? 10 positive charges will be going to shift or confine at the near end of the charged body of the uncharged body, right? So the remaining same nature of charges, number will be 10, has confined to the far end of the uncharged body. When I make the earthing of this uncharged body, what will happen? There will be flow of electrons. Okay, excess amount of electrons have flown to the earth since it has confined to the far end of the uncharged body. Okay, imagine that this is containing plus 20 protons as well as minus 20 electrons. Now out of this configuration, 10 has settled here, 10 positive charges have settled here. It means the remaining is 10 protons are present here as well as 10 electrons are present here. The remaining 10 electrons are here. When I am doing earthing here, what will happen? The excess amount of electrons will flow to the ground. So after that I will remove the grounding. The excess amount of charges will be of which nature? Positive nature. So if I remove the charged body from this uncharged body, what will happen? The confined positive charges at the near end of the charged body, it is by nature positively charged. Now the excess amount of positive nature of charges is plus 10 on this uncharged body. So presently this uncharged body is not now uncharged body, it is a charged body. Okay, तो ये अभी अनचार्ज बॉडी नहीं रहा क्योंकि 10 पॉजिटिव चार्जेस जो है कन्फाइन कर रहे थे, मैंने यहाँ से चार्ज बॉडी को हटा लिया और यहाँ से अर्थिंग को भी हटा लिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए थे ग्राउंडिंग को वो तो चले गए. यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स मिला के कपल बना रहे हैं या बैलेंसिंग न्यूट्रल बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहे हैं इतने हिस्से को, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस है वो पॉजिटिव नेचर के हैं. तो ये जो अनचार्ज बॉडी है अनचार्ज बॉडी नहीं रहा और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया. ठीक है, तो मैंने आपको बताया किस तरह से कोई बॉडी को पॉजिटिव चार्जेस बोला जाता है और कोई बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोला जाता है. ठीक है, अभी देखो पहले यही बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, Cl प्लस 20 प्रोटॉन्स था और माइनस 20 इलेक्ट्रॉन्स था. तो वन बाय वन हम लोग क्या एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे, मेथड्स ऑन मास ऑफ चार्जिंग बॉडी भी करेंगे एज वेल एज फ्री एंड बाउंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है और स्किन इफेक्ट क्या है वो भी देखते जाएंगे. ठीक है, तो हमने मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर लिया.
इफेक्ट ऑन मास ऑफ अ चार्जिंग बॉडी, ये क्या है? मतलब जो अगर कोई बॉडी चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो उसका मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अभी देखो, मैं एक चीज आपको बताता हूं। मैंने इस बॉडी को पोलराइज किया, लेकिन पोलराइज करने से पहले इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे? तो इसमें 20 प्रोटॉन्स थे, उसका भी मास होता है, मास ऑफ द प्रोटॉन्स। और इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो भी है, हम इसका काउंटिंग बाद में देख लेते हैं। अगर आपको चाहिए तो मास ऑफ द प्रोटॉन को हम कैसे लिखते हैं? 1.673 ओके इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ऐसे कुछ लिखते हैं। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है? 9.71 इंटू 10⁻31 kg, ऐसे बोलते हैं। तो जो भी है वैल्यूज मान के चलते हैं, 20 प्रोटॉन का भी मास है और 20 इलेक्ट्रॉन का भी मास है। तो जब मैंने इसको पोलराइज किया, 10 इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले गए, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का मास घट गया? 10 का। तो बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे देखो, अब मास मिलेगा 20 इलेक्ट्रॉन्स और 20 प्रोटॉन्स का, लेकिन यहां पे कितना मिलेगा? दीज आर द मासेस ऑफ द प्रोटॉन्स, कितना? 20 का। और यहाँ पे माइनस बोलने से अच्छा है बोल सकते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स का मास यहाँ पे मिल गया। मतलब दोनों मास को हमने यहाँ पे ऐड करने के बाद एक मास मिला था, हम बोलते हैं उसको टोटल मास ऑफ द बॉडी। लेकिन यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, मतलब यहाँ पे कह सकते हो आप 20 प्रोटॉन्स का मास और 10 इलेक्ट्रॉन्स का मास, यहाँ पे कितने कम आ रहे हैं? ठीक है, इस हिस्से में 10 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कम आ रहे हैं। तो इसमें ये क्या हो गया? चार्जिंग जो है, अगर इलेक्ट्रॉन्स खोता है कोई भी बॉडी, उसमें से मास घटता है। और कोई भी बॉडी को अगर हम इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, सो वी आर गोइंग टू गेन द मास ऑफ द बॉडी। ये सब्सटेंशियली दिखता नहीं है, मीन्स ऑन द सरफेस इट विल बी नॉट गोइंग टू सीम्स, बट इनसाइड द बॉडी हम लोग कंसिडरेशन के लिए ले सकते हैं कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन घटा। अगर कोई बॉडी को हम इलेक्ट्रिकली नेगेटिव कर रहे हैं तो उसका मास हम बढ़ा रहे हैं, और कोई बॉडी को हम इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव कर रहे हैं तो उसका मास हम घटा रहे हैं, क्योंकि उतने नंबर ऑफ मास हम इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से निकाल रहे हैं। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो हम उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कह रहे हैं। तो जो निकल गए इलेक्ट्रॉन्स, उसका भी कोई मास होगा, तो वो जो निकल गए इलेक्ट्रॉन्स, उसका जो मास है वो तो कम होगा जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसमें। सो सिंपल चीज हमको क्या समझ में आ रही है? द बॉडी विच इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट इज गेनिंग mass of what? Electrons, substantially. And the body which is losing electron, it is losing its mass substantially. Clearly बात समझ में आई? ठीक है। So हमने effect on mass of a charging body ये ढंग से समझ लिया, ठीक है। तो ये जो चीज है हम प्रॉब्लम्स में समझते हैं, तो मास बढ़ता है घटता है, इसका एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स में होगा, न्यूमेरिकल्स में होगा, वरना JEE के क्वेश्चन, CET के क्वेश्चन में होगा। नाउ फ्री एंड बाउंडेड चार्जेस का कंसेप्ट क्या है ये देख लेते हैं। जब हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कंसेप्ट देख रहे हैं, व्हाट वी यूज्ड टू डू, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिया, ठीक है। व्हेन वी ब्रिंग नियर टू द अनचार्ज बॉडी, दिस इज अनचार्ज बॉडी, राइट, and this is charge body. So this is containing how many charges? Plus 9 protons, and this is containing plus 20 protons and minus 20 electrons, say for example. So अगर 9 पॉजिटिव चार्जेस चार्ज बॉडी में है तो यहाँ पे कितने सेटल होंगे? 9 इलेक्ट्रॉन्स एक जगह कन्फाइन होंगे at the near end of this charge body.
ठीक है। तो ये जो अनचार्ज बॉडी का जो नियर एंड है टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी, हियर 9 चार्जेस which is having opposite nature to the charge body will be going to confine. Okay, so this near end where charges have confined, this type of charges are called as bound charges, because these charges will be going to bound at this end. At the far end, say for example, how many positive charges have confined? This is called as far end, 9 charges. Okay, this at this far end, if the number of charges have confined, this type of charges are called as free charges. Are you getting my point? So these charges are called as bound charges and these charges are called as free charges. Okay, अगर मैं इसको definition में बोलूं तो bound charges are those charges which are confined to the near end of the uncharged body, which is near to the charged body, and the free charges are those charges which are confined to the far end of the uncharged body from the charged body. Okay, so such type of charges are called as free charges. तो फ्री और बाउंड चार्जेस तो हमको समझ में है। अभी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज द process in which the same nature of the charges on charged body will be going to confine at the far end of the uncharged body, and opposite nature of the charges will be going to confine at the near end of the uncharged body. So this process is called as electric polarization. तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में होता क्या है? एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नियर लेके जाने के बाद जो चार्ज बॉडी पे एक टाइप का चार्ज होता है, से फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज विल बी गोइंग टू कन्फाइन एट द नियर एंड ऑफ द अनचार्ज बॉडी, and the same nature of charge will be going to confine at the far end of the uncharged body. And so this phenomena in this process is called as electric polarization. So basically electric polarization is the process in which this phenomena will take place, where same nature of charges will be going to confine or settle at the far end of the uncharged body, and opposite nature of the charges of versus charged body will be going to confine at the near end of the uncharged body. So this is called as electric polarization. Now what is skin effect? So skin effect is, after gaining, when I do this earthing with this uncharged body, where the positive charges has settled at the far end from this charged body, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स आके जुटेंगे, ठीक है। When this 9 electrons will be going to integrate with this positive charges, what will happen? The remaining extra charges will be electrons. So ये जो extra electrons बचेंगे, ये क्या करेंगे? कहीं पे छुप के इस सिस्टम के या इस बॉडी के अंदर जो एटम है वहां पे छुप के नहीं बैठेंगे. So these charges will be going to come out on the surface of this uncharged body. After gaining these electrons, what will happen? Due to the charging by induction, the electrons will be going to reside in excess here. How many electrons? 9 electrons. Those 9 electrons will be going to spread over the surface. Okay. So when these 9 electrons will be going to spread over the surface, हम क्या कहेंगे इसको बोलेंगे, इसको CL5 plus 4. So these 9 electrons will be going to spread over the surface of this body. So this type of effect, after completion of this induction, we call it as surface effect. ठीक है, और skin effect. Okay, the effect in which when
all the remaining charges, excess amount of charges, will not be going to reside inside a solid body or it may be hollow body. All the free charges will be going to come on the surface of the body after completion of charging by induction. So this type of effect is called as surface effect or charging body. अगर surface effect और skin effect, अगर इसको मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं तो जब कोई बॉडी को हम चार्जिंग करते हैं वो भी इंडक्शन मेथड से, हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिया, अनचार्ज बॉडी के साथ भिड़ाया, मतलब एक डिस्टेंस पे रखा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एंड पे आके सेटल हो गए, कन्फाइन हो गए, वो भी नियर एंड पे, और जो फार एंड था उसको मैंने अर्थिंग कर दिया, यहाँ से रिवर्स मूवमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स का. सो दिस इलेक्ट्रॉन्स हैव इंटीग्रेटेड विद दिस रिमेनिंग पॉजिटिव चार्जेस. तो फिर से यहाँ पे क्या बना, कपल्स बना. कैसे, पेयर बना 20 प्रोटॉन्स और 20 इलेक्ट्रॉन्स का. लेकिन रिमेनिंग 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है इट विल बी नॉट गोइंग टू रिसाइड इनसाइड अ सॉलिड बॉडी और इट मे बी हॉलो बॉडी. So all those remaining electrons, 9 electrons, will be going to come out on the surface and it will be going to spread over the surface. Okay, after having this charging due to induction. So सारे के सारे 9 charges surface पे spread होंगे और ये effect को बोलेंगे हम surface effect या skin effect. Okay, thank you. So thank you my dear students watching this video with very patiently. Fine.